टर्की ने अपने पूरे इतिहास की अभी तक की सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल इस दुनिया के सामने पेश की है। जाहिर सी बात है, पड़ोसी में मौजूद जो इजराइल है उसके सबसे ज़्यादा कान खड़े हो गए हैं। इसकी जो रेंज है वो लगभग 6000 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है। तो दूसरे शब्दों में ये कहना बेहतर होगा कि ये एक ICBM है, जिसका मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तुर्की ने अपनी इस ऐतिहासिक मिसाइल को नाम दिया है यिल्दिरमान का, और जैसे ही इसकी रेंज जो कि 6000 है वो दुनिया के सामने आई है तो ये क्लियर हो गया है कि टर्की की रेंज में पूरा का पूरा यूरोप है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका और एशिया का एक बड़ा हिस्सा है। एशिया में देखें तो इंक्लूडिंग इंडिया से वैसे तो डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं रही है, मगर हम जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान की वजह से टर्की से इंडिया का पंगा चल रहा है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग में टर्की पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा होता है। अब क्योंकि दोस्तों टर्की ने अभी तक इस मिसाइल का टेस्ट नहीं किया है, बल्कि इसको सिर्फ दुनिया के सामने एक डिज़ाइन के तौर पर पेश किया है, तो इसीलिए एक्सपर्ट्स को अभी भी इसकी जो काबिलियत है उसको लेकर डाउट है कि इसके अंदर सारी चीज़ें वैसे ही निकलेंगी कि जैसे टर्की दावा कर रहा है कि उसने बनाई है, बना रहा है, या फिर मामला कुछ ऊपर नीचे निकलेगा। मगर हाँ, यहाँ पर यह सवाल ज़रूर खड़ा हो जाता है कि अगर टर्की ने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है तो आखिर वो दुनिया के सामने इस तरह से उसको पेश क्यों कर रहा है, इतना हंगामा, इतना हल्ला हो क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो बताते चलें कि ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, इनका सीन भी पूरी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ना सही, लेकिन कुछ हद तक ज़रूर होता है। मतलब जैसे जब कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू करता है या किसी के बारे में ये अफवाहें फैलनी शुरू होती हैं तो सारे ही बाकी बड़ी पावर सतर्क हो जाती हैं और उसके पीछे पड़ जाती हैं और उसके ऊपर प्रेशर डालती हैं कि वो ऐसा ना करे। बिल्कुल ऐसा ही मामला इन मिसाइल्स के साथ भी होता है। जैसे ही किसी देश के बारे में ये खबरें आनी शुरू होती हैं कि वो ऐसा कोई मिसाइल प्रोग्राम चला रहा है कि जिसके ज़रिए से वो इस तरह की मिसाइल बनाएगा, मतलब इतनी लॉन्ग रेंज वाली कि जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाएगी, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पहुंचेगी, तो फ़ौरन ही बड़ी ताकतें उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देती हैं। तो जब सिनेरियो ऐसा है तो उसके बावजूद भी टर्की के जिसने अभी तक अपनी इस मिसाइल को टेस्ट भी नहीं किया है, वो उसका इतना ज़्यादा हल्ला क्यों काट रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि टर्की इसके ज़रिए से एक ऑफेंसिव पोस्चर ले रहा है। मतलब उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है उस इलाके में, इजराइल, उसको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हमारे ऊपर इस गलतफहमी में बिल्कुल भी हमला ना कर देना कि हम बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और अंदर ही अंदर जंग की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो खुफिया तौर पर बहुत कुछ कर रहे हैं। ये मैसेज इजराइल ही के लिए है। इस बात का अंदाज़ा आपको इस हथियार को भी देखकर हो जाएगा। ये भी दरअसल टर्की का एक नया हथियार है जो उसने इसी मिसाइल की तरह अभी कुछ वक्त पहले ही दुनिया के सामने पेश किया है। और जानते हैं कि इस हथियार की सबसे ख़ास बात क्या बताई जा रही है। तो इस हथियार की सबसे ख़ास बात है टारगेट किलिंग। बाकी आप खुद ही समझदार हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि टारगेट किलिंग किसी भी जंग के अंदर किसका सबसे बड़ा हथियार है। टर्की की तरफ से इजराइल को इस वक्त पर ही इस तरह का जो मैसेज दिया जा रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जब ये ईरान वॉर शुरू हुई थी या उससे भी थोड़ा वक्त पहले से, जंग के दौरान भी, जंग के बाद भी, लगातार ये क्लियर होता गया है कि अगला टारगेट टर्की ही है। इजराइल के बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से इस तरह के बयान लगातार आए हैं, जिससे अब ये क्लियर हो गया है कि टर्की से इजराइल की जंग देर सवेर होना ही है। जो भी इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हुआ करती थीं वो सोशल मीडिया की थ्योरीज नहीं हैं, बल्कि वो रियलिटी है। इजराइल टर्की को अगले टारगेट के तौर पर ले रहा है और शायद यही वजह है कि दोनों ही पावर्स ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अर्सा पहले ही ये रिपोर्ट्स भी आनी शुरू हुई थीं कि टर्की ने एक बड़ा फैसला लिया है और उसकी जो एक सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है, मतलब कि ड्रोन्स, उसकी जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, उसको उसने अपने 81 अलग अलग इलाकों में फैलाने का फैसला किया है। इसके अलावा कुछ अरसे के बाद ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि वो अपनी 15 न्यू कमांडो ब्रिगेड्स को फॉर्म कर रहा है। और ये दोनों ही खबरें, ये दोनों ही कदम सीधे तौर पर एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि टर्की डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसने ईरान और इजराइल की जो 2 बार जंग हुई है उससे काफ़ी कुछ सीख लिया है। उसे पता है कि इजराइल और अमेरिका शुरुआत में ही एक धोखे से बड़ा हमला करके अपनी दुश्मन ताकत को एक ही बार में हिलाना चाहते हैं। अगर वो उसी शुरुआती हमले को ही नहीं झेल पाई
हिल गई, बिखर गई तो बिखर गई, लेकिन अगर उसको झेलने में वो कामयाब हो गई तो फिर इन इजराइल और अमेरिका से भी कुछ नहीं कर मिलता है। ये सिनेरियो पूरी तरीके से हमको ईरान के केस में देखने को मिला कि किस तरह से ईरान ने पहले ही अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर रखा था, ऊपर की लीडरशिप ख़त्म हो गई, ऊपर से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को टारगेट किया जाता रहा, मगर उसके बावजूद भी नीचे सब कुछ सलामत रहा क्योंकि ईरान ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। और टर्की भी अब बिल्कुल इसी दिशा में जा रहा है। वो अपनी ड्रोन फैक्ट्रीज़ हों या फिर कमांडोज़ हों, सबको इस तरतीब में रखना चाहता है कि शुरुआत के कुछ हमलों में इनको ख़त्म ना किया जा सके। किसी ने कभी कहा था कि 2023 में गाज़ा के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बाद दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी, और यकीनन वैसी नहीं रही। मगर ईरान और इजराइल की ये जो लगातार एक के बाद एक दो जंगें हुई हैं, इसकी वजह से तो दुनिया डबल स्पीड से बदली है। किसने सोचा था कि सऊदी अरबिया और टर्की जैसे पुराने दुश्मन, बड़े दुश्मन एक खेमे के अंदर नजर आएंगे। हमने देखा कि इन जंगों की वजह से मिडिल ईस्ट में सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ बदली है कि हर छोटी बड़ी पावर को अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि वो जंगों से नहीं बच सकता है। देर या सवेर जंग उसकी चौखट पर आ ही जाएगी। सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं, या तो आप इजराइल के खेमे में चले जाएं, तब भी आप जंग से नहीं बच सकते जैसा कि UAE के साथ हुआ है, या फिर आप उसके खेमे में ना जाएं तो वो खुद ही आपके पीछे आएगा क्योंकि आप उसके ग्रेटर इजराइल वाले प्रोजेक्ट की रुकावट हैं, जैसा कि ईरान, टर्की, कतर और शायद सऊदी अरबिया भी। आज से 4-5 साल पहले किसी ने सोचा था कि हमको सऊदी अरबिया और टर्की जैसे देश एक ग्रुप में नजर आएंगे। इन जंगों की वजह से ऐसे हालात हुए कि देखते ही देखते अनऑफिशियली एक मुस्लिम नेटो बन गया, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और टर्की जैसे देश हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, सऊदी अरबिया के पास हद से ज़्यादा पैसा है, तो टर्की के पास मिलिट्री की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब कुछ है। टर्की और सऊदी अरबिया जैसे देश कि जिनकी दोस्ती का आज से 4-5 साल पहले तक तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, जो सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के दौर से आज तक एक बड़े दुश्मन ही समझे गए हैं, वो अब इतने ज़्यादा करीब आ चुके हैं, इतने ज़्यादा करीब आ चुके हैं कि इनके बीच तो अब वीज़ा फ्री ट्रैवल तक की बातें हो रही हैं। हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट नज़र ही आ जाती है जिसमें इन दोनों के बीच किसी नई डील का जिक्र हो रहा होता है, तो कभी इनके फॉरेन मिनिस्टर या कोई और से मिनिस्टर आपस में मिल रहे होते हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अचानक से बदली बदली हवा नज़र आ रही है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका की होने वाली जंग, जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी जाते जाते नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाते जाएं, ताकि आप लोग हमसे दोबारा मुलाकात के लिए आएँ या ना आएँ, लेकिन हम लोग ख़ुद से आपसे मुलाकात करने ज़रूर पहुँच जाएँ। बाकी आज का ये वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।